हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लर्न एंड गेट में एक बार फिर से। आज की इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे जो लोकतंत्र के प्रकार हैं, जिसमें से एक प्रकार हम वो एक वीडियो बनाई थी मैंने, उसके अंदर आप देख चुके होंगे कि लोकतंत्र दो प्रकार से बताया था मैंने वो। तो उसमें क्या बताते हैं हम, जो पार्टिसिपेशन होता है या फिर हम बोलेंगे कि भागीदारी के आधार पर वो बात की गई थी उस वीडियो के अंदर। इसमें हम बोलते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है, दूसरा होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अब जो हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे वो हम बात करेंगे बहुलवादी सिद्धांत के अनुसार जो लोकतंत्र की स्थापना होती है उसके बारे में। अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी बहुलवादी सिद्धांत वाली तो आप जान चुके होंगे कि ये चीज़ क्या होती है, वरना मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आप सभी को। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें और वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको ये समझ में आ सके क्या कॉन्सेप्ट है, क्या थ्योरी है ये सिद्धांत जो है। तो इसमें क्या बताया जाता है कि लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत विभिन्न, हम देखते हैं कि लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत समूहों की भागीदारी पर बल देता है। क्योंकि अगर हम देखें बहुलवाद क्या कहता है कि समाज के अंदर बहुत सारे स्वतः मतलब आज़ाद समूह होते हैं या खुद कंट्रोल करने वाले समूह होते हैं जो आज़ाद होते हैं अपने काम करने के लिए। और वो जो राज्य होता है मतलब जो देश की बात हम करते हैं तो वो उसके विकास में भागीदारी देते हैं अपने तौर के ऊपर, अपने बेस के ऊपर, मतलब अपने बुनियाद के ऊपर, अपने ही तरफ से वो देश का जो विकास होता है या हम कहते हैं व्यक्ति के विकास के में भागीदारी देते हैं वो। और जो राज्य होता है वो उनके इस कार्य के अंदर दखलंदाजी नहीं कर सकता। लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत ये मानता है कि राज्य के अंदर अनेक स्वतंत्र समूह होते हैं। वही बात है कि जो सिद्धांत बहुलवाद का वो कहता है वही चीज़ हम राज्य के बारे में कह देंगे कि भाई जब हम बात करते हैं लोकतंत्र के बारे में कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर मानना होता है कि हमें बहुत सारे राज्य के अंदर स्वतंत्र समूह हैं या फिर हम बोलेंगे कि ग्रुप होते हैं, संस्थानें होती हैं, वो चीज़ें राज्य के अंदर निवास करती हैं जो राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं या अप्रत्यक्ष रूप से। मतलब क्या है कि इनडायरेक्ट और डायरेक्ट भाग लेते हैं। जैसे हम देखेंगे इसमें क्या बताया गया है कि बहुलवादी सिद्धांत की उत्पत्ति अभिजन सिद्धांत की आंशिक प्रक्रिया के रूप में हुई है। मतलब अभिजन सिद्धांत वहाँ पे हम बात करते हैं एलाइट, मतलब जहाँ पर हम कहेंगे जो अमीर लोगों का सिद्धांत बात करते हैं, इसमें अमीर लोगों का कंट्रोल होता है डेमोक्रेसी के अंदर, उसके बारे में उसके आंशिक प्रक्रिया के रूप में होता है। बहुलवाद की मान्यता क्या है कि राज्य के अंदर विभिन्न संस्थान, समाज, चर्च, विश्वविद्यालय, प्रेस आदि भी पर्याप्त शक्तिशाली होते हैं और होना भी चाहिए। और इनका यही मानना है कि जो राज्य में संस्थान हैं, जैसे हम देखेंगे विश्वविद्यालय, जिसको हम कॉलेज बोलते हैं, तो ये क्या कर रहा है कि व्यक्ति हैं या छात्र हैं उनको शिक्षा दे रहा है यहाँ पर। तो इसका क्या है कि जो राज्य है उसकी व्यवस्था में हम देख सकते हैं कि जो प्रशासनिक व्यवस्था में इसमें हम कहते हैं कि जो विश्वविद्यालय है उसने लोगों को पढ़ा के आगे भेजा कि वो इस लायक हुए कि वो आगे चल के सरकार को चला सकें। और चर्च है तो ये धर्म के बीच सामंजस्य बना सकता है, लोगों को धार्मिक बना सकता है। और समाज के अंदर जो व्यवस्थाएं हैं, जो संस्थान होते हैं, वो क्या स्थापित कर सकते हैं, शांति स्थापित कर सकते हैं देश के अंदर, राज्य के अंदर। प्रेस क्या करेगी कि जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है गलती कर रही, जो राज्य गलती करेगा उसकी बात को उठा सकता है और जो लोगों की बात है वो सरकार तक पहुंचा सकता है। बहुलवाद ये स्वीकार करता है कि प्रत्येक समाज में अनेक स्वतः संगठन होते हैं जो व्यक्ति एवं राज्य के बीच मध्यवर्ती संगठनों की भूमिका निभाते हैं। तो वही बात की जा रही है कि जो राज्य के अंदर समूह है, समूह किससे बनेगा, व्यक्तियों से। व्यक्ति फिर अपनी बात को अगर मतलब डायरेक्ट भी नहीं कह सकते तो वो उन समूहों का सहारा ले सकते हैं अपनी बात को राज्य जो गवर्नमेंट है उस तक पहुंचाने के लिए। और जो समूह होते हैं इस तरह से वो मध्यवर्ती संगठन बन जाते हैं लोगों के लिए। सामान्यतः हम देखेंगे सामान्य अर्थ में क्या है, बहुलवाद सत्ता को समाज के छोटे छोटे समूह तक सीमित करने के बदले उसे प्रसारित और विकेंद्रित कर देता है। यहाँ पर जो छोटे छोटे समूह की बात हो रही है वो हम बात कर रहे हैं अभिजन वर्ग के बारे में। अभिजन वर्ग मतलब एलाइट ग्रुप। जैसे हम देखेंगे इंग्लैंड वगैरह के अंदर होता है, डेमोक्रेसी तो वहाँ पर है, तो कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेसी वहाँ पर फिलहाल है। तो वो क्या है कि एलाइट ग्रुप है, वो कंट्रोल तो नहीं करता मगर वहाँ पर क्या है कि फिर भी एक सिंबल तो है कि नाम के लिए भी है, तो वहाँ पे फिर भी एक तरह से हो सकता है कंट्रोल कर रहे हैं वो लोग, तो वो उनके उस चीज़ के खिलाफ होता है। और वो कहता है कि जो समाज के अंदर हर छोटा से छोटा समूह है, चाहे वो कोई सा समूह हो, मजदूर का हो, छात्र का हो, उसके पास क्या है शक्ति होनी चाहिए और सरकार को उसकी बात माननी चाहिए।
बहुलवादियों के अनुसार सत्ता विखंडित हो गई है, मतलब आज के समय में सत्ता जो है विखंडित है। इसमें प्रतियोगी, सार्वजनिक और निजी समूह की साझेदारी बढ़ गई है, कि जो समूह हैं उनकी भागीदारी आज के समय में बढ़ चुकी है। इस उच्च स्थानों पर आसीन, मतलब जहां हम बात कर रहे हैं सरकार के पदों पर आसीन जो लोग हैं पास पूर्व की भांति सत्ता नहीं रह गई है, क्योंकि वे मुख्य रूप से परस्पर विरोधी स्वार्थों के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभाने लगे हैं। आज के टाइम में जो हम देखते हैं डेमोक्रेसी बारे में बात हो रही है ना, पर जब हम कह रहे हैं लोकतंत्र, बहुलवादी लोकतंत्र के अंदर मतलब काम ही होता है, जो लोग गवर्नमेंट चला रहे हैं, सरकार चला रहे हैं, उनका काम क्या होता है कि वो जो समाज के अंदर सामंजस्य स्थापित करें, लोगों के बीच उनके जो हक हैं, अधिकार हैं, उनकी रक्षा करें, उनको आज़ादी दें। तो लोकतंत्र का सिस्टम होता है, और इसमें यही बात आगे से मिलाई जाती है किसी तरफ से। जो बहुलवादी कहते हैं कि सत्ता के अंदर जो लोग हैं वो क्या करते हैं, सामंजस्य स्थापित करते हैं समूहों के बीच, स्वार्थ जो हम कहेंगे अलग अलग जिनके स्वार्थ होते हैं, उनके मतलब अपना अपना इंटरेस्ट होता है उनके बीच। आज के टाइम में सत्ता उनके पास नहीं रह गई है। विभिन्न समूह अपने नेतृत्व के माध्यम से मध्यस्थता करते हैं और इनके जरिए व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व हो जाता है। क्या है कि जो समूह है अपने अपने जो नेतृत्व है, मतलब जो उनका नेता होगा समूह का, जैसे छात्र संघ है तो उसका कोई एक नेता होगा, तो वो उनके क्या करता है, दूसरे समूह के जो नेता होते हैं उनसे बात करता है, अपने जो लोग होते हैं उनसे मशवरा लेकर आता है कि हमें किस मुद्दे पर बात करनी है, हमें क्या मांगे हमारी। फिर दूसरा व्यक्ति जो दूसरा समूह होता है उनसे बातचीत करते हैं, जो बीच का रास्ता होता है उसको ये निकाल लेते हैं इस तरह से। इन संगठनों का मुख्य उद्देश्य क्या है, अपने अपने सदस्यों की आवाज़ को सरकार तक पहुँचाकर सार्वजनिक नीतियों और निर्णयों को अपने पक्ष में प्रभावित करने का प्रयत्न करना। जैसे हम देखते हैं बहुत सारी गवर्नमेंट, अभी जैसे किसान आंदोलन हुए थे तो ये कुछ संगठन थे किसानों के, उन्होंने ही, जैसे हम देखें किसान संघ थे, उन्होंने ही ये आंदोलन करे थे, ठीक है। तो उनका मतलब क्या था कि जो सरकार की नीतियां हैं, जो बिल वाला सरकार लाई थी उसको चेंजेस कर सकें, इसके लिए ये लोग काम करते हैं। बहुलवादी संगठनों को लोकतांत्रिक सरकार का प्रतियोगी नहीं बल्कि पूरक मानते हैं। जैसे मजदूर संघ हो सकते हैं, वाणिज्यिक संघ है, उपभोक्ता संघ हो सकते हैं, किसान संघ बताया मैंने आपको, महिला संघ जो होते हैं अपने सदस्यों से निष्ठा की मांग भी तो करते हैं। मतलब जो वफादारी इनके बीच हो, आपस में हो, अगर ये बुलाएं तो आपको जाना है वहीं पर। उन्होंने कहा कि आपको आज छुट्टी लेनी है, जैसे हम कहते हैं हड़ताल हो जाती है, अगर उन्होंने कहा कि हड़ताल करनी है तो आपको हड़ताल करनी ही होगी, परंतु वह शक्ति के प्रयोग के लिए सरकार के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर। जैसे आपने देखा होगा ये जो लोग आए थे किसान संघ के जो थे, उन्होंने लड़ाई झगड़ा हथियारों का इस्तेमाल नहीं करा, कई जगह पर हुआ था कुछ न कुछ, मगर ये है कि सरकार से डायरेक्ट उन्होंने टकराव नहीं करा। इस प्रकार नागरिकों के बीच संपत्ति, शिक्षा और सत्ता में असमानता को निम्न प्रभावित कर दिया जाता है, क्योंकि संगठन और समूह आशा से अधिक प्रतिनिधित्व करते हैं और इससे लोकतंत्र अधिक वास्तविक बनता है और इस अर्थ में अधिक व्यवहार्यता भी सिद्ध होती है। तो यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे जो हम देखते हैं जो निम्न प्रभावित करता है, मतलब क्या है कि ये जो समानताएं होती हैं, असमानताएं होती हैं समाज के अंदर, ये समूह होते हैं उनको ख़त्म कर डालते हैं, क्योंकि ये लोग खुद ही बात कर लेते हैं, गवर्नमेंट को इनके बीच जो सामंजस्य स्थापित जल्दी करने की आदत पड़ती, लोग जिनके नेता होते हैं खुद ही कर लेते हैं बात आपस में। तो इससे क्या होता है कि जो लोगों का प्रतिनिधित्व आसानी से मुश्किल से होता है वो आसानी से हो जाता है इसके ज़रिए से, क्योंकि ये लोग अपने तब जो लोग होते हैं उनकी बात को आगे तक पहुँचा डालते हैं आसानी से, जो मतलब उनको जो मेन पॉइंट निकल के आता है आखिर में कि हम इस मुद्दे पर सहमत सब लोग, फिर सरकार इसमें काम करती है और इस तरह से क्या होता है ये वास्तविकता आती है लोकतंत्र के अंदर और लोकतंत्र अच्छा काम कर सकता है इसमें। सत्ता के संकेंद्र का मतलब विकेंद्र का मतलब सत्ता के बारे में हम कर रहे हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब पावर का, शक्ति का वितरण, नियंत्रण रखने के लिए रसद, कार्यपालिका, न्यायपालिका और नौकरशाही के बीच नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर इस व्यवस्था इनमें होनी चाहिए, मतलब शक्ति बांटनी है तो ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जहाँ पर कार्यपालिका, न्यायपालिका है उनके बीच सत्ता जो है बटी हो आराम से। और क्या है इनके बीच हम देखते हैं सामंजस्य और संतुलन होनी चाहिए इनके बीच। आगे क्या है, भारत के संदर्भ में हम देखते हैं कि बहुत सारे समूह के बारे में बताया गया है। वो एग्जाम्पल है छात्र समूह जो हैं NCUI, SFI, ABVP, जिसको हम देखा ही होगा आपने, जिसको हम बोल सकते हैं, कुछ लोग मानते हैं कि ये RSS है उसका ही छोटा संघ है जो छात्र के तौर पर काम करते हैं, मतलब BJP का सपोर्ट है इसके पास है, इसको राइट बोलते हैं, और जो उसके अपोजिट पे होते हैं उनको लेफ़्ट बोलते हैं। AISF, AISA
और इसके अलावा जो किसान संघ, किसान सभा, शेतकारी संगठन, किसान मंच, कृषक मजदूर सभा और जो कामगार हैं उनके हैं BMS, INTUC और AITUC, ठीक है। और जो उद्योगपति होते हैं उनके हैं FICCI, CII और ASSOCHM आदि, ठीक है। लोकतंत्र की अवधारणा का प्रमुख जो हम देखते हैं विकास कहाँ पर होता है, अमेरिका में होता है। इसमें खासकर जो योगदान देते हैं वो हैं SM लिप्सेट, रॉबर्ट डाल जिनको बोलते हैं V प्रेस्थस, F हंटर आदि, जिसमें रॉबर्ट डाल सबसे ख़ास होते हैं क्योंकि जो पुस्तक लिखी थी उसका नाम जो है प्रीपेसेस टू डेमोक्रेटिक थ्योरी, जिसमें बताते हैं ये लोकतंत्र जो प्रक्रिया है उसके बारे में कि किस तरह से विकसित होती है। और जो बहुल तंत्र इसको बोलते हैं ये पॉलीआर्की, ठीक है, पॉलीआर्की बोलते हैं। इसमें मतलब बोलते हैं बहुत सारे समूह हैं राज्य के अंदर जो सरकार चलाते हैं, वहाँ से ये सिस्टम निकल कर आता है, फिर इसको डेमोक्रेसी में शामिल किया जाता है। उनका मानना क्या होता है कि सत्ता जो है ना आज के समय में इतनी आसान नहीं जितनी दिखाई देती है। यहाँ पर क्या है कि ये विभिन्न समूहों, संगठनों, वर्गों और संघों समेत अभिजन वर्गों जो आमतौर पर समाज को नेतृत्व प्रदान करते हैं के बीच बटी हुई है। मतलब बहुत सारे समूह हैं समाज के अंदर, सत्ता बटी हुई है उसके बीच में। आज के टाइम में ऐसा नहीं है कि सत्ता जो है किसी एक व्यक्ति के पास ही है, किसी एक समूह के पास ही सत्ता है। तो मतलब सत्ता क्या है, पूरी तरह से आज के समय में विकेंद्रित है। विभिन्न स्वार्थ समूह अपनी मांगों को सीधा तौर पर तो प्रस्तुत करते ही हैं, विभिन्न राजनीतिक दल के माध्यम से भी पेश करते हैं। मतलब क्या है कि जैसे हम समूह होते हैं, जैसे हमने देखा कि ABVP है, एग्जाम्पल पे लेते हैं इसको हम, जो ये ABVP है इतना से BJP की सपोर्ट इसके पास होती है, भारतीय जनता पार्टी जो होती है। तो ये क्या करते हैं, अपनी बात को पार्टी जो है इनके तौर पर साथ में इस्तेमाल करती है और ये सरकार का इस्तेमाल करते हैं पार्टी का। तो ये क्या है कि अपनी बात को जो राजनीतिक दल होता है उसके माध्यम से रख डालते हैं, जो उनकी मान्यता जो मांगे होती हैं वो पार्टी के हिसाब से रख डालते हैं, क्योंकि पार्टी को ये चुन लेते हैं और वोट दे डालते हैं वोटिंग जो इलेक्शन में। बहुलवादी लोकतंत्र की परिभाषा इस प्रकार दी गई है, ये एक ऐसी राजनीतिक प्रणाली है जिसमें नीतियां विभिन्न समूहों के बीच पारस्परिक परामर्श और विचारों के आदान प्रदान द्वारा निर्धारित की जाती, क्योंकि कोई भी समूह यह अभिजन वर्ग इतना सशक्त नहीं है कि वह अकेले सरकार पर इतना दबाव डाल सके कि वह अपनी सारी मांगों को पूरा कर सके, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि जो समाज है आज बहुत सारे समाज के अंदर वर्ग हैं, तो शक्ति जो है समाज के अंदर राज्य की वो बटी हुई होती है। तो कोई इतना ताकतवर समूह तो है नहीं कि जो सरकार उसकी बात को माने और जो नीतियाँ हैं उसके हिसाब से सरकार बनाए। मगर क्या है कि दबाव डाल सकते हैं, मगर सरकार इतनी उनके आगे मतलब घुटने नहीं टेकेगी, बात को माने। लेकिन जो बहुलवादी सिद्धांतकार हैं उनकी मान्यता ये थी कि सभी नागरिकों को राजनीतिक क्षेत्र में अपने हितों को संगठित करने और उन्हें साधने के लिए वैधानिक अवसर और आर्थिक संसाधन प्राप्त है। मतलब जो लोग हैं उनके लिए अवसर हैं राजनीतिक क्षेत्र के अंदर जोड़ने के लिए, ये संगठित मतलब ग्रुप बनाना, जो संगठन बनाना बहुत बोल सकते हैं इनको, और जो आर्थिक संसाधन है वो उनको प्राप्त होते हैं। बहुलवादी विचारक राजनीति को व्यक्ति के बदले समूह के बीच निश्चयों की प्रक्रिया मानते हैं और घोषणा करते हैं कि लोकतंत्र सर्वोत्तम तरीके से तभी काम करता है जब जो नागरिक हैं अपने विशेष हितों के समर्थन में समूह से जुड़ जाते हैं। मतलब जब तक कि काम करेगा नहीं, जब तक समाज के अंदर समूह नहीं होंगे बहुत सारे, बहुलवाद जो है समाज में समूह होंगे और लोग उनसे जुड़ जाएंगे, तो इस तरह से ये जो बहुलवाद है ये काम कर सकता है। सारे समूहों और अनेक सदस्यों को ये स्वीकार करना चाहिए कि चुनाव राजनीतिक निर्णयों में विशाल समुदाय की सहभागिता का एक कारगर हथियार है। जो सारे समूह हैं, जितने सदस्य होते हैं, उनको मानना पड़ेगा कि चुनाव जो राजनीतिक प्रणाली है तो लोगों की भागीदारी ज़रूरी इसमें होती है। अब बहुलवाद की जो हम देखते हैं कुछ जो परिभाषा हैं उनको, जो प्रेथा से बताया मैंने कि जो अमेरिकी हैं इन्होंने सिद्धांत दिया इसके बारे में। बहुलवादी लोकतंत्र एक राजनीतिक, सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था जिसमें राज्य की सत्ता बड़ी संख्या में निजी समूहों, हितों और संगठन द्वारा साझी की जाती है। मतलब बहुत सारे समूह है राज्य के अंदर और जो सत्ता है वो विकेंद्रित है इनके हाथों में। ड्यूरेब्रेस के बाद मतलब उन्होंने क्या कहा कि निर्णय केंद्र के बहुलवादियों को परिभाषित करता है।
ट्रूमैन कहते हैं कि ये विविध हित समूह के बीच बहुभाषी संघर्ष, मतलब अपनी ताकत को दिखाने के लिए संघर्ष है, अपनी बात को मनवाने के लिए समूह बहुत सारे हैं और सरकार किसकी बात को मानती है उसकी संघर्ष होता है ये। SM लिप्सेट कहते हैं कि राजनीतिक शक्ति समाज में विविध हित समूहों, संघों, वर्गों और संगठन तथा और उनका नेतृत्व करने वाले अभिजात वर्ग के बीच विभाजित होती है, वही हम कहते हैं बहुलवाद। इसके आगे हम देखते हैं कुछ चीज़ का विरोध, मतलब आलोचनाएं बोल सकते हैं, फिर आपत्तियां इसको हम कह सकते हैं। बहुलवादी सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित है कि अलग अलग समूहों के बीच हितों के टकराव के फलस्वरूप उन हितों अथवा उनके अंश को प्रोत्साहन मिलता है और जो स्वीकार किए जाने योग्य हैं। मगर इन्होंने क्या कहा कि मतलब समाज के अंदर बहुत सारे समूह हैं अलग अलग, जो उनके बीच टकराव निकलता है हितों के बीच लेकर, फिर उससे क्या होता है कि एक मुद्दा आगे निकल कर आ जाता है जिसके बीच वो सामंजस्य बैठ जाते हैं। मगर कई बार आपने देखा होगा जो बहुत सारे समूह होते हैं वो इतना जिक्र करते हैं, इतनी बहसबाजी करते हैं कि उनके बीच टकराव हो जाता है और हालत पहुंच जाती है लड़ाई तक। अब जो आगे कहते हैं कि बहुलवादी सिद्धांत का सूत्र वाक्य है कि लोग अपने हितों को सीधे तौर पर पूर्ति चाहते हैं, लेकिन ये स्वार्थ और सर्वथा सत्य नहीं होता। लोग राष्ट्रवादी तथा अथवा अन्य अभिप्रेरणाओं से भी संचालित हो सकते हैं। मतलब लोग चाहते हैं कि जो स्वार्थ में सीधा मिल जाए, नहीं मिल सकता। ऐसा क्या है, जो समूह है उसके हिसाब से मिल सकता है, बाकी जो राष्ट्रवादी भी हो सकते हैं। माइकल मावगेलिस के अनुसार बहुलवादी सिद्धांत समाज के संसाधनों को संवर्धित और पुनर्वितरित करने के तरीकों को खोजने में अक्षम है। मतलब उन्होंने क्या कहा, जो बहुलवाद है वो इसमें अक्षम है कि जो समाज के जो संसाधन हैं उनको कैसे इकट्ठा किया जाए और कैसे दोबारा से बांटा जाए, तो इसमें ये क्या होता है, नामुमकिन है, ये काम नहीं कर पाता। नतीजतन क्या होता है, निम्न जातियों, महिलाओं, आदिवासियों तथा परंपरागत रूप से समाज के अन्य वंचित तबकों को साधन संपन्न वर्गों की भारतीय राजनीति के सहभागी के समान अवसर नहीं मिल पाते। मतलब समाज के अंदर बहुत सारे जो जातियाँ हैं, निम्न जातियाँ होती हैं, उनको उनका हक नहीं मिल पाता, जो संपन्न लोग हैं उनको इसका हक मिल जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही।